कैसे हैं सब बच्चे? जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज को, और जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ा इस चीज को सीरियस लें कि हम डे बाय डे आपको टॉपिक बाय टॉपिक 3 क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, वो इस चीज का फायदा उठाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को वही इन्वायरमेंट हम प्रदान कर रहे हैं जो हमारा ऑफलाइन क्लास का रहता है। जो हम जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर रखते हैं, वही हम आपको ऑनलाइन क्लास में दे रहे हैं। तो इस चीज से आप भरपूर फायदा उठाएं और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और डे बाय डे 3 क्लास को आप कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। तो आइए, आज का हमारा जो विषय है वो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो टॉपिक है वो है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये पार्ट 2 है। हमने अभ्यारण्य कल पढ़े थे, उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 1 में है वो सब। उद्यान किसे कहते हैं, उनकी पूरी परिभाषा बताई थी आप लोगों को, कौन कौन से उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब आपको बतला दिया गया था। आज ही हमारे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए देखते हैं अभ्यारण्य किसे कहा जाता है, अभ्यारण्य में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखिए आप लोग। वन्य जीव अभ्यारण्य उसे कहते हैं जो वन्य जीवों के उपयोग के लिए आरक्षित है। तो किसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? जो वन्य जीवों के उपयोग के लिए आरक्षित है, जिसमें पशु भी होंगे, सरीसृप भी होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे, पक्षी भी होंगे आदि, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य उसे कहते हैं जो वन्य जीवों के उपयोग के लिए आरक्षित है। आरक्षित, याद रखना, आरक्षित है, ठीक है, जिसमें पशु, पक्षी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े आदि वहां रहने का उनका स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इनका उद्देश्य यह है कि वन्य जीवों और उनके आवास की तथा आबादी को बनाए रखना है। मतलब जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं उन्हें बचा के रखना है, और जहां वो रहते हैं उनके जो रहने का आवास है, उनके मकान है, उनका एक रिहायशी इलाका है, उनका जो एक ये कह लो आराम करने का स्थान है, उसे बना के रखना है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये है वन्य जीव विहारों का, वन्य जीवों और उनके आवासों की तथा आबादी को बनाए रखना है, ताकि उनकी जो नेचुरल आबादी है वो एक श्रृंखला बनी रहे, वो श्रृंखला टूट ना पाए। क्योंकि अगर इनके आवासों का, मैं आपको एक चीज बतला दूं कि अगर इनके आवासों का हरासमेंट होगा, इनके आवास खत्म करे जाएंगे, रहने का स्थान, जंगल, पेड़ पौधे या अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य ये खत्म करे जाएंगे, तो इनकी संख्या में लगातार कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो एक श्रृंखला टूटेगी, और एक श्रृंखला जैसे ही टूटेगी तो इन्वायरमेंट का भी ह्रास होना लाजमी है। तो आप याद रखना इस चीज को। तो इन सब का उद्देश्य ये है ताकि जहां ये रहते हुए आवास बचे रहे और इनकी संख्या कंटिन्यूटी के साथ, एक श्रृंखला के साथ बनी रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें प्रतिबंध कम होता है। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंध ज्यादा होगा, कल बताया था मैंने आपको, उसकी अपेक्षा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उनमें प्रतिबंध कम होता है। वहां पर क्या है, और ये आम जनता के लिए खुले होते हैं, आम आदमी भी यहां पर एंट्री कर सकता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या बताया था आपको कल, कि वहां पर आम आदमी का आना जाना भी वर्जित है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। क्लियर है? तो आप याद रखना,
आम जनता के लिए खुले होते हैं। नेक्स्ट, इनमें आने जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई एंट्री करेगा तो उसे वहां के शासन, प्रशासन और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, सीमा भी निश्चित नहीं है। इनकी कोई एक सीमा भी फिक्स नहीं है कि यहां तक आ सकते हो, यहां तक जा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हैं। एक निश्चित सीमा तक एक फिक्स कर दी गई है वहां सीमा कि आप इस सीमा के अंदर तक आ सकते हो और इसके बाहर आप नहीं जा सकते। क्लियर है पॉइंट? तो एक सीमा निश्चित कर दी गई, वहां तक आप आ जा सकते हो। किसमें? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद अंतर देख लीजिएगा दोनों में क्या है, अभ्यारण्य और वन्य जीव विहार में। देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की मंजूरी है। अभी बताया मैंने आपको, आ जा सकता है व्यक्ति, परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव की गतिविधियों की मंजूरी है। वहां से लकड़ी भी ला सकते हैं, पशु भी चरा सकते हैं, वहां खेती भी कर सकते हैं, वहां आप घास भी काट सकते हैं, वहां आप घूम फिर भी सकते हैं। ठीक? राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में इसकी अनुमति नहीं है। कल बताया था कि ना वहां खेती कर सकते राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, ना वहां आ जा सकते, ना लकड़ी काट सकते, ना पशु चरा सकते, ये सब वहां पर उसमें प्रतिबंध है। तो दोनों में अंतर है। तीसरा पॉइंट, अभ्यारण्य में कोई भी शिकार बिना अनुमति के नहीं कर सकते। बिना अनुमति के नहीं कर सकते। जो अभ्यारण्य है उनमें बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते। हालांकि चराई और मवेशियों की आने जाने की मंजूरी है। यहां पर चराई भी करा सकते हैं आप, और जो पशु पक्षी है उनकी भी अनुमति है इसमें आने जाने की। ठीक? किसमें? अभ्यारण्य में। वन्य जीव विहार की बात नहीं कर रहे हैं, अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। ठीक? अंतर है दोनों। जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें शिकार नहीं कर सकते और चराई भी नहीं कर सकते। पूर्णतः प्रतिबंध है, बिल्कुल। ये लो प्रतिबंध। ठीक? तो ये था इनमें अंतर। आप याद रखना इस चीज को, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आगामी जो पीसीएस का एग्जाम है या फिर आपका कोई अदर एग्जाम स्टेट लेवल का, तो उसमें मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपकी परिभाषा, ये तो आपके आईएएस के एग्जाम तक भी काम आती है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है। क्लियर है? दूसरा आप देखते हैं गोविंद वन्य जीव विहार। यह उत्तराखंड का सबसे पहला वन्य जीव विहार है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और ये उत्तरकाशी में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 485.89 वर्ग किलोमीटर। तो गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1955। वेरी गुड। कहां पर है? उत्तरकाशी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 485 इसका जो क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? अभी ये मैं आपको मैप पे भी बता दूंगा कहां पर है, इसकी लोकेशन बता दूंगा, आप घबराए मत। दूसरा है केदार वन्य जीव विहार। केदार वन्य जीव विहार, इसकी जो स्थापना हुई थी 1872 में हुई थी, और ये आपका 2 जिलों में है, चमोली व रुद्रप्रयाग। और इसका ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये है 957.20 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? केदार वन्य जीव विहार की स्थापना 1872 में हुई थी। याद रखेंगे कितने जिलों में है? 2 जिलों में है, चमोली रुद्रप्रयाग। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 957.20
वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तीसरा है अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह आपका पिथौरागढ़ में है और इसका जो क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चौथा है सोना नदी। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में। कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में है और इसका क्षेत्रफल है 301.18। 301.18। क्लियर? नेक्स्ट है विंसर वन्य जीव विहार। विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1988 में। इन्हें अंडरलाइन कर दो, थोड़ा सा याद रहेगी चीजें। 1988 में। कहां पर है? अल्मोड़ा में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 47.207। 47.07। फिर आपका मसूरी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और ये आपका देहरादून में है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। ठीक है? मसूरी वन्य जीव विहार जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है और सबसे बड़ा केदार वन्य जीव विहार है। क्लियर? ये जो सबसे छोटा है ये 1 जिले में है और जो सबसे बड़ा है केदार वन्य जीव विहार वो 2 जिलों में है आपका। इतना याद रखना आप। ठीक है? सातवां है नंधौर वन्य जीव विहार। नंधौर वन्य जीव विहार, इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी और ये आपका जो है 2 जिलों में है, नैनीताल और चंपावत। नैनीताल और चंपावत। नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 2012 में। कितने जिलों में है? 2, नैनीताल और चंपावत। इसका क्षेत्रफल कितना है? 269.95 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? इसके बाद 9 है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार भी बताया, केदार वन्य जीव विहार है जो 2 जिलों में है, चमोली और रुद्रप्रयाग। 957.2 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा मसूरी वन्य जीव विहार जो देहरादून में है, मसूरी वन्य जीव विहार और 10.82 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब आप एक याद रखना, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 वन्य जीव विहार है। कल जो उद्यान लिखे थे वो 6 है। वैसे भी पूछ लेता है कभी कभी कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 और वन्य जीव विहार कितने हैं? 7। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आगामी एग्जाम में। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और कंटिन्यू क्लासों से जुड़े रहें। ठीक है? तो अगर आपको इसमें कोई भी समझने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में या बाद में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो देखिए मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे जो साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बताएं कि गुलशेर सर द्वारा विन-आईएएस कैंपस रुड़की आपके लिए प्रतिदिन 3 क्लासों का शेड्यूल फिक्स ला रहे हैं और जो आगामी एग्जामों के लिए हमारे लिए एक राम और एक मील का पत्थर, राम बाण और मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।